हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक लिए हैं LPCPT 2 के लिए। तो आज से हम लोग LPCPT 2 के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए। सब कुछ ओके है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, पहला क्वेश्चन है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो हम जानते हैं कि बर्फ की लेटेंट हीट जो है गुप्त ऊष्मा वो 80 कैलोरी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखिए 80 कैलोरी होती है ना, तो लिखते हैं कि यल बराबर 80, ठीक, और KCl डिवाइडेड भागे kg। तो यहाँ पे कैलोरी कितना होता है, ये 80 होता है और गुना 10⁻³ गुना 4.2 जूल। हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। 1 कैलोरी 1 कैलोरी बराबर इतना होता है 4.18 जूल। ठीक, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा एक मिनट। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला, इसको गुना करिएगा तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा। तो देखिए 42 गुने 8 कर दीजिए। ठीक है, ये दशमलव है, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए दशमलव ना हटाइए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए और ये वाला जो 10 है इसमें एक घात जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3.314। इसको सॉल्व करिएगा, पूरा गुना करिएगा तो इतना आएगा 3.34 गुणित 10⁵ जूल कैलोरी। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार के इलेक्ट्रिकल्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कह रहा है क्या कि दोनों राशियां तार के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं और फिर कह रहा है दोनों तापमान पर निर्भर करती हैं। तार के रेजिस्टेंस तार के रेजिस्टिविटी के सीधे सीधे क्या होती हैं, अनुपाती होती हैं। और फिर कह रहा तार का रेजिस्टिविटी तार के लंबाई के सीधे अनुपाती होती है। तो हम जानते हैं क्या कि ये देखिए दोनों दोनों जो राशियां हैं, दोनों राशियां यहाँ पे दिखा है, ये देखिए बोथ क्वांटिटीज डिपेंडेड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो कि यह बिल्कुल गलत है। ठीक, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके एक है। फिर कह रहा है कि दोनों तापमान पर निर्भर करती हैं, तो यह बात एकदम करेक्ट है, रेजिस्टेंस दोनों तापमान पर निर्भर करती है, ये सही है। फिर कह रहा है कि हमारा तार का रेजिस्टेंस तार के रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी बात हमारी करेक्ट है। आर जो प्रोपोर्शनली
डायरेक्टली होती है रो के। ठीक। फिर कह रहा है कि तार की रेजिस्टिविटी तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यह बात गलत है। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा, दो किसी में दे नहीं रखा है, जब दो नहीं दे रखा है तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। ठीक। दो, देखिए इसको नाम रख दीजिए 1 2 3 और ये 4। 3 और 4 सही है, 2 और 3 सही है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमने इनमें से कोई नहीं लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा आवृत्ति और आवर्तकाल का ग्राफ कैसा होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल, इसका जो ग्राफ होता है हमारा, अति परवलय होता है। कैसा होता है, तो अति परवलय। कैसा होता है दोस्तों, तो अति परवलय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्कल जानते ही हैं, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन आप सभी जानते ही हैं। फिर आदेशात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड किस रंग का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नीले रंग का होता है। कोई भी चीज़ अगर हम आदेश दे रहे हैं, कैप पहन ले, तो इसका जो है बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड नीले रंग का होता है। और इस पे जो फिगर बनी होती है वाइट कलर से, टोपी का या कुछ भी ऐसे बना होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। मतलब कि ये कोई वृत्त है, इसका पूरा जो एरिया है वो हमारा ब्लू कलर के बैकग्राउंड से या नीले कलर के बैकग्राउंड से रंगा होगा, और इस पर एक वाइट कलर से फिगर बना होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का टोपी हो सकता है, किसी को आदेश देना हो सकता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में या सरल रेखा पर एक समान गति की दिशा में तब तक रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। यह कौन सा नियम है, तो यह हमारा जो नियम है, आप सभी जानते हैं, कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहेगी, अगर वह विरामा की अवस्था में है तो वह विरामा की अवस्था में रहना चाहेगी। इसे ही हम जड़त्व का नियम और न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या है कि ड्राइंग पेपर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ड्राइंग पेपर के संबंध में जो कथन हमारा सत्य है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप बताइए। देखिए, ये जीरो ड्राइंग पेपर का सबसे बड़ा आकार होता है। तो यस दोस्तों, 841 गुना 1189, जो कि ये A0 साइज का पेपर होता है। और A1 का अगर हमको निकालना होगा तो इसका आधा करके इधर लिखते हैं, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 चौके 8 गुना 841। इस वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस वाले को इधर, इसको आधा करके। और A2 का निकालना होगा तो इसको आधा करके, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक, गुना 594। अब जो है A3 का निकालना होगा तो इसका आधा करके, 2 दूना के 4 और 2 9 18 और 2 7 14 गुना 421। A3 का निकालना होगा तो करते हैं हम क्या, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0। ठीक, गुना 287। और A4 का सॉरी, ये A4 का हो गया, ये A5 का हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तेईं 6 गुना 210। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बीच में से किसी का भी पूछ सकता है हमसे। तो इसका केवल जो है कह रहा है कि ये जीरो ड्राइंग पेपर का सबसे बड़ा आकार होता है। तो यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। A4 ड्राइंग पेपर का क्षेत्रफल 5000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो ये चीज़ गलत है। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस रंग का चिन्ह अनिवार्य कार्य जैसे PPE पहनना अनिवार्य दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है हमारा किस रंग का दर्शाता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे।
आप सभी इसका आंसर करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नीला गोला। क्या होगा? ब्लू कलर अभी हमने पीछे बताया। ठीक। किस रंग का चिन्ह अनिवार्य कार्य जैसे पीपीई पहनना दर्शाता है? तो वे जो कि नीला रंग का। कौन सा दर्शाएगा? नीला रंग का दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थिर त्वरण के साथ विराम अवस्था से शुरू होने वाला एक कण पहले 2 सेकंड में x दूरी और अगले 2 सेकंड में y दूरी तय करता है। तो बताइए कि y बराबर x और y बराबर 2x और y बराबर 3x और y बराबर 4x, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो हम जानते हैं कि u का मान क्या होता है? प्रारंभिक वेग हमारा 0 होता है। अगर कोई वस्तु को हम ऊपर से गिराते हैं तो उसमें हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा 0 होगा। ठीक। अब कह देंगे कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको 50 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर से हम नीचे की ओर गिराते हैं, तो पूछेगा कि उसकी चाल में कोई परिवर्तन होगा? तो आप कहिए कि नहीं। तो वो जो है वो हमारा क्या होगा? प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक। तो हम जानते हैं कि यस प्रोपोर्शनली टी, यस प्रोपोर्शनली टी का स्क्वायर। ठीक। तो 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड ये 4। ठीक। फिर 0 से 4 सेकंड 16। तो इसमें कितने का डिफरेंस हो गया? हमारा 8 का डिफरेंस हो गया। इसमें हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा 12 का। तो इस तरह हम ना समझकर देखिए इसको कैसे समझते हैं। कह रहा है कि स्थिर त्वरण के साथ विरामा से शुरू होने वाला एक कण पहले 2 सेकंड में x दूरी, पहले सेकंड में हमारा x दूरी और अगले 2 सेकंड में y दूरी, अगले 2 सेकंड में y दूरी। ठीक। तो यह जो कह रहा है कि तब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस प्रोपोर्शनली टी का स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारा x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 12 और ये 4, तो 4 तेई 12, यहाँ y, तो x बराबर 3y, x बराबर 3y। ये यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान y बराबर 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y बराबर 3x। x बराबर देखिए x बराबर 3 और y बराबर 1, तो x बराबर 3y, या कह सकते सॉरी y बराबर 3x। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो y बराबर 3x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, दे रखा है। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लिफ्ट 1 मीटर के त्वरण से, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। 1 मीटर के त्वरण से ऊपर जा रही है और व्यक्ति का आभासी भार 600 न्यूटन है। यदि यदि तो व्यक्ति का द्रव्यमान क्या ही होगा? तो हम फार्मूला होता है इसके लिए कि R बराबर mg 1 प्लस त्वरण बटा g। एक्सीलरेशन है, ये त्वरण है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का मान है। तो R बराबर यम का मान हमारा कितना दे रखा है?
तो यम का मान, यम हमें ज्ञात करना है, व्यक्ति का द्रव्यमान। और यहाँ से कह रहा है कि आर जो है व्यक्ति का आभासी भार है। वेट जो कितना दे रखा है, ये 660। ये कितना दे रखा है हमारा, तो ये 660 दे रखा है आर का मान, ये 660। और द्रव्यमान कितना है हमारा, तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। जी का मान 10 है और 1 प्लस ए का मान हमारा कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का मान 10 है। तो यहाँ से 11/10 और गुना यम गुना 10, इस 10 से ये 10 कट जाएगा और ये 66 660 हो जाएगा। तो यम बराबर 60 kg आ जाएगा। 11 छक्का 66। ठीक दोस्तों, 11 छक्का 66, जो कि यहाँ तक क्लियर हो गया। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आभासी भार या न्यूटन का है, व्यक्ति का आभासी भार है। यम जो कि द्रव्यमान पूछ रहा है, और ये जो कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान है 1 प्लस ए बटा जी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किग्रा। कवक और जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, तो यह जो निभाते हैं डिकम्पोजर जो कि होते हैं, सड़े गले पदार्थों को ये लोग खाते हैं। ठीक है, अगर कोई पशु मर गया तो ये लोग अपना जमीन पे कुछ दिन के बाद उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है। वो कई खंडों में तोड़ तोड़ के ये लोग उसको खा जाते हैं। ठीक, तो इनका होना प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर कह रहा 50 mm व्यास और 70 mm ऊंचाई के एक बेलन को प्रथम कोण प्रक्षेपण में दिखाया गया है। अक्ष के अनुदिश देखने पर सामने और बगल के दृश्य क्रमशः क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह जो होंगे हमारे, देखिए थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है यहाँ पे ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे। तो देखिए क्या करते हैं, तो ये कोई एक फिगर बना लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप सभी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग डिप्लोमा किए हैं उनके लिए तो कुछ हद तक तो बढ़िया होगा, अगर सही से क्लास किए होंगे तो, अन्यथा उनके लिए भी समस्या होगी। ये हमारा क्या है, तो ये बोला है कि 50 mm व्यास और 70 mm ऊंचाई, यानी कि ये हमारा 70 mm है और ये हमारा 50 mm है। बेलन के ऊंचाई के एक बेलन को प्रथम कोण प्रक्षेपण में दिखाया गया है। अक्ष के अनुदिश देखने पर सामने और बगल के दृश्य क्रमशः क्या होंगे। तो यह जो दोस्तों होंगे वृत्त और आयत के समान होंगे। अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ कोई सपोज करिए कि कोई वृत्त है, तो अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ से देखने पर तो ये कैसा दिखा, वृत्त के आकार का दिखेगा। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे यही चीज़, तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ये हमें आयत के समान दिखाई देगा। ठीक, तो वृत्त और आयत इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कण विराम से शुरू होता है और पहले 5 सेकंड में 5 मीटर तय करता है। एक समान त्वरण मानते हुए पहले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हम गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे। तो गति का दूसरा समीकरण कैसे लगाते हैं, देखिए
क्योंकि एक कण विरामा से शुरू हो रहा है तो u हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। और समय सब कुछ लिख लेते हैं। t दे रखा है, t जो कि 5 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं दोस्तों। t 5 सेकेंड, ठीक। एक समान त्वरण मानते हुए पहले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो पहले 3 सेकंड में जो दूरी तय करेगा, तो हम जानते हैं दोस्तों, ये पहले 5 मीटर तय करता है, यानी कि ये 5 मीटर है। समय हमारा 3 सेकंड है। ये क्या है, समय है 3 सेकंड। और डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा जो दूरी दे रखा है, ये 5 मीटर का है। तो हम गति का दूसरा समीकरण जानते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 है, गुना समय कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुना ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमको निकालना है। और समय जो है 3 सेकंड दे रखा है। कह रहा पहले सेकंड के लिए पहले निकालेंगे, तो पहले सेकंड के लिए देखिए, तो यहाँ से यस का मान जो आएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, ये 5 है, यस की जगह पे हमने 5 रखा हुआ है, तो 1/2 गुना ए हो जाएगा। तो ए बराबर 10, क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड। अब गति का फिर से हम दूसरा समीकरण लगाएंगे। तो यस बराबर हम जानते हैं कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी कि यही वाला समीकरण। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यस बराबर प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और 1/2 गुना ये ए टी है, इसको अगर हम साफ से लिख दें, तो ये गति का हमारा दूसरा समीकरण है। गति के 3 समीकरण होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, यस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, तो हमारा ये सब तो 0 हो जाएगा। ए का मान जो कि 10 आया है, गुना टी का मान 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 1/2 गुना 10 गुना 9, 2 पचे 10, तो यस बराबर 9 पचे 45। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, यस बराबर 45 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, आप ब्रिलियंट हैं, बेस्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर जल हीटर किस सिद्धांत पर उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए, हमारे सौर जल हीटर, तो आप सभी बताइए किस पर ये उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, उसमें समान और सौर ऊर्जा का चयनात्मक अवशोषण, रासायनिक प्रतिक्रिया, विद्युत प्रतिरोध, तापमान। तो यह जो किया जाता है हमारा उसमें जो कि देखिए, उसमें समान और सौर ऊर्जा का चयनात्मक अवशोषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बाकी सब गलत होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 0.5 kg है, पूरी तरह डूबने पर, ठीक है, पूरी तरह डूबने पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पानी विस्थापित करती है, तो क्या डूबेगी या तैरेगी? तो आप देखिए कैसे क्या करेंगे। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। हम सबसे पहले निकालेंगे, तो
तो अगर कोई वस्तु डूबती है, तैरती है, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा, ये जो 400 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 400 गुना 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -2 मीटर क्यूब गुना 10 के पावर -2 मीटर क्यूब में। हम इसको मीटर क्यूब में निकाल लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर इतना, ठीक। अब क्या करते हैं, अब जो है हमारा आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम। तो आयतन निकालने के लिए देखिए, तो ये जो कि 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका जो आयतन हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर -4 मीटर क्यूब, -4 मीटर क्यूब, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो रो बराबर होता है, या एफिशिएंसी बराबर फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि क्षमता बराबर दक्षता, दक्षता बराबर 0.5 द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन फार्मूला होता है। पता करेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी हम जानते ही हैं कि द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक। फार्मूला होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 0.5 kg डिवाइडेड भागे 4 गुना 10 के पावर -4। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो दशमलव हट के नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं। इफिशियंसी बराबर 5/10 गुना 4 गुना 10 के पावर ये 4 जीरो, तो इस जीरो से ये जीरो जाएगा और ये जाएगा 25 बार में, 25 पचे 125, एक जीरो और लगेगा क्योंकि 4 जीरो है, तो यहाँ से जो हो जाएगा 1250 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक। 1250 kg प्रति मीटर क्यूब। तो ये पानी का घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है, और ये जो आया है हमारा, ये 1250 kg प्रति मीटर क्यूब है। इस यानी कि हमारा क्या होगा, यह पूरी तरह से डूबती है। घनत्व, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा, तो यानी कि डूब जाएगी। तो आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर बी वाला करेक्ट हमारा होगा, ठीक है दोस्तों। ये बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 230 वोल्ट और 80% दक्षता से चलती है, यदि मोटर की आपूर्ति से 5 एम्पीयर लेती है, तो उपयोगी यांत्रिक आउटपुट शक्ति क्या ही है, ठीक। तो कैसे करते हैं, मोटर आपूर्ति से 5 एम्पीयर लेती है तो उपयोगी यांत्रिक आउटपुट शक्ति क्या है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए।
तो हम जानते हैं कि दक्षता बराबर होता है शक्ति बटा वोल्ट गुणित धारा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक है। शक्ति बराबर यहाँ पे लिखते हैं, शक्ति बराबर पावर बटा में शक्ति बटा में वोल्ट गुणित धारा। इसके बराबर कितने का होता है? दक्षता के बराबर, यानी कि इफिशियंसी के बराबर। ये फार्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से हमारा हो जाएगा। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एफिशिएंसी है 80% का 8/10 लिख दीजिए, और ये जो शक्ति है हमारा, शक्ति ज्ञात करना है। अब वोल्ट दे रखा है 230 गुना 5 एम्पियर। ठीक, अब सॉल्व कर दीजिए। इस जीरो से ये जीरो जाएगा और 23 पचे 115 कितना होता है? 5 3 15 और 5 से दुना के 10, 1 11, 115 गुना 8, तो हमारा ई बराबर 115 गुना 8। 15 8 120, हाथ में लगा 12, 8 कम 8, 12 8 20। ओ भाई गलत हो गया। 11 8 88 और 12, 88 2 90, और गलत आ रहा है क्या? देखिए तो 23 गुना 5, 23 पचे 115, 5 3 15, हाथ में लगा 1, 5 गुना 10, 1 11, 115 और गुना 8, गुना 8 के 8 पे 40, हाथ में लगा 4, 11 और 11 अठे 88 और 4 92, तो इतना हमारा 920 वाट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो शक्ति बराबर होता है, यानी कि इफिशियंसी बराबर शक्ति बटा वोल्ट गुणित धारा। इफिशियंसी बराबर शक्ति बटा वोल्ट गुणित धारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कौन सा एक अच्छे विद्युत चालक का गुण है? तो विद्युत चालक का जो गुण है, कह रहा है कि विद्युत चालक का गुण बताइए। तो विद्युत चालक का गुण आप सभी बताइए, एक बार पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन दे रखा है, इसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यह विद्युत धारा को आसानी से अपने में प्रवाहित होने देता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, यानी कि करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। इसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत सही बात है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध कम होने पर धारा अधिक फ्लो होगी, प्रतिरोध अधिक होने पर धारा कम फ्लो होगी। इसमें विद्युत धारा को आसानी से अपने में प्रवाहित होने देता है, ये भी बात करेक्ट है। तो इस द सब करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रकार की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम को क्या कहते हैं? तो उठाए गए जो आवश्यक कदम है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, तो आप सभी एक बार पढ़िए और बताइए क्या कहते हैं इसको। किसी भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रकार की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम को हम क्या करेंगे? तो इंस्पेक्शन करेंगे, यानी कि निरीक्षण करेंगे। आप समझ लीजिए कोई मशीन चल रही है, तो हमको देखेंगे कि उसके जो प्रॉपर जो उसमें जो टूल या पार्ट्स जो भी लगे हैं, वह प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। मशीन चलाने से पहले हमें सब कुछ चेक किया जाता है कि मशीन प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं, उसको उसके बाद सभी उसमें इंस्ट्रक्शन जो दिए होते हैं उसको
फुलफिल किया जाता है, उसके बाद ही हम मशीन को चलाते हैं। अब बीच बीच में समय समय पर उसमें जो भी स्क्रैप वगैरह निकलती है उसको हमें हटाते रहना चाहिए, ताकि जिससे उससे डाई खराब ना हो। ठीक है। प्रेस शॉप में अगर आप लोग गए होंगे या देखे होंगे, तो उसमें जो है एक रोल लगा होता है जो कि एल्युमिनियम की होती है। वह आगे रोल होके जो कि प्रेस मशीन पर आती हैं। प्रेस मशीन बहुत ही वजनी होती हैं, 80 टन, 320 टन ऐसे ऐसे होती हैं। तो उसमें डाई जो लगी होती है काफ़ी महंगी होती हैं, तो उसको हमको बचाने के लिए प्रॉपर उस पर नज़र लगाए रखनी पड़ती है, ताकि कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, कोई भी पार्ट्स खराब ना हो। अगर पार्ट्स खराब होंगे तो इसका मतलब कि दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा होंगी, क्योंकि उससे मशीन वर्क सही नहीं करेगी और उसमें कुछ कमियां होंगी, तो उसको हमें देखेंगे तभी जाके हमारा प्रोडक्शन सही हो पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार का जब तक हम इंस्पेक्शन किसी भी काम को करते रहेंगे तो काम आसानी से बढ़िया होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि ये भी वही प्रश्न है, तो ये हमको लग रहा है कि रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो आप बताइए क्या क्या आता है, क्योंकि कंप्यूटर से भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंप्यूटर अगर बंद होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क। ये कोई भी कंप्यूटर लेते समय इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में हमें एसएसडी न डलवाना पड़े, इसके लिए हमें चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 है और मुख्य पैमाना 47 है, तो वर्नियर का 7वां विभाजन मेल खाता है। विभाजन मेल मापा गया कितना होगा? तो हम जानते हैं फार्मूला होता है मेन स्केल बराबर मेन स्केल आर प्लस लिस्ट काउंट जुड़ते ये जो वी एस है, यानी कि वर्चुअल ये वाला देखिए, इसमें ये, हाँ देखिए, तो हमारा लिस्ट काउंट कितना दे रखा है मुख्य पैमाना, यानी कि मेन स्केल 47 है, 47 प्लस लिस्ट काउंट 5 गुणते 7, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 47 प्लस 5, 47, यहाँ पे प्लस ना होके यहाँ पे तो प्लस होगा, पर यहाँ पे हमारा ये लिस्ट काउंट है, तो ये जो हो जाएगा फाइनल 47 और 47 डिग्री 35, यानी कि 47 अंश और ये 35, इसका मापा गया कोण होगा। मेन स्केल का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट गुणते VCA। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफिक दृश्य में किसी झुकी हुई रेखा की वास्तविक लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है? तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप पढ़िए, इसका बताइए। ऑप्शन ए देखा, सीधे मापकर उसे घुमाकर एक संदर्भ तल के समांतर करके अंदाजे से या स्केल बदल कर, तो इसको जो किया जाएगा हम उसको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। उसे घुमाकर एक संदर्भ तल के समांतर लिया जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समय के साथ जब वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु किस अवस्था में कही जा सकती है? तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? विराम की अवस्था। जब समय बदल रहा है पर वस्तु वही है, तो उसको हम विराम की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विराम अवस्था। ठीक। कह रहा है यदि समय विस्थापन ग्राफ एक वक्र है जिसका ढाल समय के साथ बढ़ता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि वस्तु का वेग घट रहा है।
विस्थापन समय जो होता है, अगर हमारा देखिए कि सपोज करिए, यहाँ पे हम छोटा करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। विस्थापन समय स्लोप यानी कि ढाल, ढाल बराबर हम जानते हैं कि विस्थापन को y से डिनोट करेंगे, इसको x से। जो पहले आएगा, जैसे यहाँ पे समय है तो समय हमारा क्या होगा, y होगा, समय y होगा और ये x एक्सिस होगा। तो ढाल बराबर होगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा में समय। और समय विस्थापन बराबर क्या होगा, अगर हमको ढाल ऐसे निकालने पर, हमको दे कैसे रखा है, समय विस्थापन दे रखा है, तो समय ऊपर होगा, विस्थापन नीचे होगा। समय और विस्थापन, इसको स्लॉप कहते हैं, SLOPE। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वस्तु का वेग घट रहा है। आंसर क्या होगा, वस्तु का वेग घट रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर होगा, वस्तु का वेग घट रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम का नियम मुख्य रूप से किन आवेशों पर लागू होता है। तो एक कोई Q1 है, एक Q2 है, इनके बीच की जो है डिस्टेंस है इसको, तो ये हमारा किस पर लागू होगा, तो केवल स्थिर एवं बिंदु आवेशों पर लागू होता है, केवल स्थिर और बिंदु आवेशों पर। ठीक, समझ पाए दोस्तों। 4πr Q1 Q2 बटा 4 होता है ना, होता है, आप देख लीजिएगा एक बार। बाइनरी संख्या का दशमलव मान बताइए। तो बाइनरी संख्या के दशमलव मान कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए, इसको हम आप सभी को बताएंगे। जैसे कि कोई संख्या है 510 मान लेते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये ऐसे। तो यहाँ से लिखेंगे तो 2×5 = 10, 0 2×5 = 10, और फिर 2×5 = 10, गलत हो गया, 2×4 और 2×5 = 10, 0, 250 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, तो देखिए, मान लीजिए कि 600 ले लेते हैं हम सीधा सीधा, तो यहाँ ये 300 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ 2, तो यहाँ पे भी 0, ये 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये 2, तो ये 75, तो ये भी 0, और ये 2 से जाएगा, तो ये हमारा 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि यहाँ 1, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि 1, इसी प्रकार से 2 9 18, तो यहाँ 0, 2 चौका 8, 0 1, 2 दूना 4, यानी कि 0, तो 0 1 0 1 1 0 0 0, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, तो इसमें ये जो पूछा है बाइनरी संख्या ज्ञात करने के लिए, इसमें तो ऐसे इसको हम लिखेंगे, 30 लिख लेते हैं। 30 लिखने के बाद हम जानते हैं कि इसको 2 से भाग देंगे, ये जो आएगा ना, देखिए ऐसे आता है, ऐसे 1 1
1 1 और ये 0, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, इसी चीज़ को ये लिखा है, और ये 0 और ये 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम याद रखेंगे, करेक्ट आंसर 30 होगा। इसको हम आपको नेक्स्ट सेशन में बढ़िया से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक कोई टरबाइन ब्लेड है, ठीक है, और 300 मीटर पर सेकंड के भाप प्राप्त करता है और 100 मीटर पर सेकंड पर छोड़ता है। द्रव्यमान प्रवाह दर 5 केजी पर मीटर पर सेकंड है। निकाली गई है, व्यक्ति की गतिज ऊर्जा बताइए। तो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते ही हैं, आसान सा है। क्या होता है, देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv², 1/2 m वी V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस इसी पे रख देते हैं। तो रखिए, 1/2 गुना 5, फिर 300 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो 1/2 गुना 5 गुना 400 गुना 200। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ये 0 से ये कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 5 चौक को 20 हो जाएगा, और ये 0। तो इसको अगर हम किलोवाट में करने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1 2 3 0 कट जाएगा, तो ये 200 किलोवाट आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 200 किलोवाट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेखा की वास्तविक लंबाई 80 mm है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यह क्या दर्शाती है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ने के लिए इसका मान होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ का मान हमको पता होना चाहिए। तो √2 में √3 यानी कि 0.82। तो आइसोमेट्रिक बराबर होता है, आइसोमेट्रिक 80 गुना 0.82, तो ये जो आ जाएगा 64 के करीब में आएगा। तो इसका जो लगभग आंसर हो जाएगा 65.33। ये आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का उद्देश्य क्या होता है। आवश्यकताओं को पूर्ण और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। क्या होता है दोस्तों, यस, इसको हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आवश्यकताओं को पूर्ण और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। तत्क्षणिक चाल क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है, यदि कोई वस्तु समय के बराबर अंतरालों पर बराबर दूरियां चलती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है, हम तो एक समान गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के बराबर अंतराल मतलब एक समान से चलती है, तो उसकी बराबर दूरियों को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड। कारखाना अधिनियम के अनुसार सुरक्षा समिति का गठन किन कारखानों में अनिवार्य रूप से किया गया है। तो हम जानते हैं कि जहाँ 250 से अधिक कर्मचारी हो, और जहाँ 250 या उससे अधिक, जहाँ 250 से अधिक कर्मचारी हो, उसके लिए पीएफ वगैरह की व्यवस्था किया जाता है। यानी कि लगभग 20 से अगर ऊपर भी होंगे ना, तो वहाँ पे कंपनी की तरफ से पीएफ वगैरह इन सब कटने का व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारखाना अधिनियम हमें जहाँ तक लगता है 1948 का है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा।
आधी ऊंचाई h/2 और मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh। ठीक, तो इसका जो रेशियो होगा m से m कट जाएगा, तो ये 2 उधर चला जाएगा और ये v²/mg बराबर 2/1, यानी कि हमारा ये कोई, देखिए ये कोई जो कि आधी ऊंचाई पर मुक्त रूप से गिरती है, ये कोई वस्तु है ऊपर से नीचे तक गिरती है, और ये जो कि आधी ऊंचाई पर यानी कि h/2, तो हमारा गति ऊर्जा जो होगा ये भी हाफ होगा और स्थिर ऊर्जा भी हाफ होगा, तो ये इससे इससे कट जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आएगा, तो 1:1। ठीक है दोस्तों, 1:1 आएगा। देखिए इसको समझते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते ही हैं कि mgh, ये जो कि कह रहा है कि आधी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो mgh/2 डिवाइडेड भागे mgh/2 बराबर 1/1। ठीक, ये कोई वस्तु यहीं तक आ रही है, ये हमारा तल है, तो इसका जो आंसर होगा 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर में यदि 5 केजी की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 केजी की स्थिर वस्तु से टकराती है तो चिपक जाती है, तो टक्कर के बाद उनकी संयुक्त गतिज ऊर्जा क्या है। तो संयुक्त गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv², यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 m v2 माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक, या फिर गतिज ऊर्जा बराबर एक और फॉर्मूला होता है p² में 2m। तो यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए ये जो 5 केजी की वस्तु 5 मीटर सेकंड के वेग से 5 केजी की स्थिर वस्तु से टकराती है, तो यहाँ पे k बराबर इसका इसमें गुना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 × 50 डिवाइडेड भागे 2 गुणते द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान हमारा दे रखा है 20 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो इस जीरो से एक जीरो काट दीजिए और ये 25 हो जाएगा, 25 पचे 125, तो ये कितना जूल होगा, 125 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये फार्मूला आप सभी याद रखिएगा, ऊर्जा के कई फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है यदि किसी ऊष्मा इंजन के स्रोतों का ताप 800 केल्विन और सिंक का ताप 400 केल्विन, तो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता बराबर इफिशियंसी बराबर इफिशियंसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
तो ये हमारा 400 भागे 800 गुना 100, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 गुना के 8, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा 50% आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्या कह रहा है? तो दोस्तों अभी तक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे। तो अभी के लिए थैंक यू, और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।